हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 5 लेके आया हूं। ये पार्ट 5 में क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें हम लोग इम्प्लीकेशंस देखने वाले हैं। आप बोलेंगे ये इम्प्लीकेशंस क्या होता है सर, तो आप यहाँ पे दो इम्प्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। पहला इफ डैश 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 देन, एंड दूसरा क्या है इफ एंड ओनली इफ, जिसको अपन आई डेवलप भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट है इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड सेकेंड वाला जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे बाय कंडीशनल। आपने कंडीशनल और बाय कंडीशनल से नाम सुना होगा। तो यही चीज आज हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले इसका ट्रूथ टेबल भी देखेंगे और ये किसके इक्विवेलेंट होता है ये भी बात करेंगे। तो बच्चों यदि अभी आप लोग मतलब पार्ट 5 देख रहे हैं, तो यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो भी आप जाके देखिए, तभी आपको पूरा डिटेल वे में समझ में लगेगा, आपको टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार थ्रू आउट वीडियो को देखना है, नोट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। बस इतना ही काफी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। जेईई मेंस में एक क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं, ये गारंटी है, ठीक है। और आपसे बनेंगे भी, आप विद इन 1 मिनट में ये क्वेश्चंस कर पाओगे। जेईई में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होता है कि 3 to 4 मिनट्स से कम टाइम में होता है, लेकिन ये एक चैप्टर ऐसा है जहां पे आप 1 मिनट में ही आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये तो आपके लिए एक बोनस की तरह हो गया, 4 मार्क्स आपके लिए बोनस की जैसा हो गया। तो यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, तो उसको जाके जरूर से जरूर देखिए और नोट्स को प्रॉपर वे में कंप्लीट करिए। तो चलिए बच्चों, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला हमारा क्या है, इम्प्लीकेशंस। यहाँ पे हम लोग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशंस व्हिच आर इफ डैश 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 देन। इसको अपन क्या पढ़ते हैं, इफ पी, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट होगा पी, देन क्यू बोला जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, इफ पी देन क्यू, लेकिन इसको स्टार्टिंग में लिखने का कुछ इस तरीका ऐसा ही है, ठीक है। एंड सेकेंड वाला इम्प्लीकेशंस क्या है, इफ एंड ओनली इफ, जिसको अपन आई डबल एफ भी बोलते हैं। आप बहुत सी जगह आई डबल एफ बोलते हो, इसका मीनिंग क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। और इसको यदि हम बात करें कि दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते थे, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का मीनिंग क्या होगा हम आगे डिटेल समझेंगे। चलिए पहला हम बात करते हैं कंडीशनल कनेक्टिव्स या कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। क्या है यहाँ पे, इफ डैश 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 देन, इसको क्या पढ़ाया जाता है, इफ पी देन क्यू। क्या बोलते हैं इसको, इफ पी देन क्यू, ठीक है। एंड इसका जो सिंबल्स होता है, सिंबल्स कुछ इस तरह से, बहुत सारे बुक्स में आप डिजिटली देखेंगे तो ये सिंगल एरोज वाला साइन यूज करा जाता है। जेईई में भी बहुत बार ऐसा यूज करा गया। बहुत बार सिंबल्स इस तरह से भी होते हैं, डबल एरोज वाले होते हैं। ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे ये टेंशन नहीं ले लेना कि ये वाला लू या ये वाला लू, दोनों एक ही बात है। आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोलेंगे ये जो सिंबल्स है इसको कैसे रीड कैसे करेंगे सर, तो इसको रीड एज इंप्लाइज। आप यहाँ पे बोलने वाले P इंप्लाइज Q। मैं क्या बोला दोस्तों, एक बार ध्यान से सुनिए कि क्या बोला मैं इसको, P इंप्लाइज Q। क्या बोलते हैं, P इंप्लाइज Q। ओके, याद हो गया ये टर्म्स, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपके पास P एक स्टेटमेंट था, Q एक स्टेटमेंट था। यहाँ पे जो कनेक्शंस का लॉजिकल कनेक्टिव जो कनेक्ट हुआ है, इससे एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना। और ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा मतलब किस तरह से पढ़ा जाएगा, इफ P देन Q भी बोल सकते हैं या P इंप्लाइज Q भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सिंबल्स यूज करे जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया रेड P इंप्लाइज Q। यहाँ पे जो P होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए जो ये जो P होता है, आपके पास दो स्टेटमेंट है, पहला P दूसरा Q। ये जो P होता है इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। मान लीजिए आपने कोई चीज बोला ऐसा है, देन ये होगा, ये डेफिनेट वे में होगा। तो आपके पास P क्या है, हाइपोथेसिस, एंड Q क्या है, कंक्लूजन। हमेशा रिजल्ट ये जो है Q पे डिपेंड करने वाला है, Q क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, यही कंक्लूजन देने वाला है। ये फाइनल स्टेटमेंट को ट्रू बोलेंगे या फॉल्स बोलेंगे, ये Q बताने वाला है, ठीक है। तो आपको आगे मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा कि P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट है आपके पास, P और Q आर एनी 2 स्टेटमेंट्स। देन द कंपाउंड स्टेटमेंट, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इन द फॉर इफ P देन Q। आपके पास क्या है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना, इफ P देन Q इज कॉल्ड ए कंडीशनल स्टेटमेंट। ये आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि यदि ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, मैं आपको सबसे पहले बोला कि आपके पास एक P है एक Q है, दो स्टेटमेंट था, सिंपल स्टेटमेंट, दोनों को कनेक्ट करने का काम क्या किया, एक लॉजिकल कनेक्टिव्स जिसको हम लोग कंडीशनल कनेक्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो कनेक्ट करने का काम करा। तो ये जो हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म हुआ, यही हमारा
मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बोला कि P क्या है हाइपोथेसिस और Q क्या है कंक्लूजन। कभी भी रिजल्ट Q से डिसाइड होने वाला है। आप बोलेंगे इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल बताइए सर, या इसका ट्रूथ टेबल बताइए। जस्ट वेट करो, मैं आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल के साथ और बेहतर वे में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कब ट्रू ट्रू होने से ट्रू होगा या ट्रू ट्रू होने से फॉल्स होगा, ये आपको नहीं पता, इसमें कंफ्यूजन है। अभी जस्ट मैं क्लियर करने वाला, ट्रूथ टेबल से आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो आप बने रहिए, आप मेरे साथ, आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाला। अब यहाँ पे एक दो और छोटा छोटा बात है, इसको देख लेते हैं। कुछ हमारा फैक्ट्स है यहाँ पे, इफ P then Q से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। नंबर 1 फैक्ट्स क्या है कि आप इसको ऐसे भी बोलते हैं, P इज सफिशिएंट कंडीशंस फॉर Q। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या बोला यहाँ पे, इफ P इज सफिशिएंट कंडीशंस फॉर Q, पहला फैक्ट्स। दूसरा फैक्ट्स इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे, यहाँ पे Q इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर P। क्या बोला मैं यहाँ पे, फर्स्ट में क्या बोला, P इज सफिशिएंट कंडीशंस। P क्या है, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर Q के लिए, बट Q इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर P क्या, यस, ये वाला स्टेटमेंट आप दोनों याद रखेंगे। आगे देखिए नंबर 3 में क्या बोला मैं, इफ P then Q, इफ P then Q has same meaning as that of P only if Q, P only if Q। यहां पे देखिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या बोला कि आपके पास P only if Q, ये बात है। ठीक है, या इसको नंबर 4 में, P कंडीशनल Q हैज सेम मीनिंग एज दैट ऑफ, आपके पास यहां पे देखो क्या है, नेगेशन Q, नेगेशन Q कंडीशनल या इंप्लाइज बोल दीजिए, आपके पास नेगेशन P, ये मीनिंग होता है यहाँ पे। इसका जो मीनिंग होगा और यहाँ पे जो ये वाला वर्ड लिखा है, इसका जो मीनिंग होगा, दोनों का सेम मीनिंग होगा। आपने क्या करा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास एक था P, दूसरा था Q। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, आपने पहले उल्टा लिखा, पहले Q लिखा उसके बाद P लिखा, लेकिन दोनों में नेगेशंस लगाया, तो क्या ये दोनों सेम मीनिंग होगा क्या, बिल्कुल सेम मीनिंग होगा। आप ऐसे बोल सकते थे यहाँ के पे कि P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q का जो मीनिंग होता है वही सेम टू सेम मीनिंग होता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। इसको क्या पढ़ सकते थे आप यहाँ पे कि नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। आप ऐसे बोल सकते थे इस चीजों को। तो ओके, तो चलिए पहले आप यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, यदि आप समझ नहीं लगे तो आगे हम अभी एक्सप्लेन करने वाले इसका ट्रूथ टेबल बताएंगे, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग बात करते हैं कि P आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट Q या P इंप्लाइज Q, आप या इफ P then Q, आप इसको कैसे रीड करते हैं, इफ P then Q या P implies Q या P कंडीशनल स्टेटमेंट Q, आप इस तरह से बोल सकते हैं। आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये किसकी इक्विवेलेंट होता है, इस बात को देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास नेगेशन P और Q, ये किसकी इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन P और Q की इक्विवेलेंट होता है। आप ये बोल सकते थे कि यहाँ पे P implies Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। आपके पास ये भी एक कंपोनेंट स्टेटमेंट, ये इसके इक्वल होते हैं। ये इक्विवेलेंट का क्या मीनिंग होता है, जैसे देखिए मैं यदि यहाँ पे अभी आपको ट्रूथ टेबल बताने वाला हूं, यदि मैं इस ये वाला पार्ट का ट्रूथ टेबल कंप्लीट करूंगा और इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट करूंगा तो दोनों सेम हो जाए। दोनों सेम हो जाएगा मतलब क्या कि आपके पास जो भी मतलब यहाँ पे P कंडीशनल Q का जो हमारे पास एक कॉलम होगा, इसमें जो भी ट्रू फॉल्स या जिस तरह का भी रिजल्ट आ रहा होगा वही सेम टू सेम रिजल्ट यहाँ से इसका भी आ रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये और ये दोनों क्या है कि हमारा लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, और एक और बात अभी आपको पहले बताया था मैं कि P कंडीशनल Q हैज सेम मीनिंग एज दैट ऑफ, आपके पास ये वाला पार्ट भी, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये भी क्या है, दोनों का सेम मीनिंग है। सेम मीनिंग का मतलब क्या कि यहाँ पे जब मैं इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट करूंगा, इसका जो भी आपके पास कॉलम होगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट का भी जो कॉलम होगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम मीनिंग का मतलब क्या कि आपके पास ट्रूथ टेबल में जो रिजल्ट आने वाला, ये ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू जैसा भी रिजल्ट आएगा सेम होने वाला है। तो मैं भी आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल से इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला। देखिए, आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिखाया था कि यदि दो स्टेटमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, बताइए बच्चों। टोटल यदि टू स्टेटमेंट्स आपके पास है, सिंपल स्टेटमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना, 2 to the power 2, तो कितना टोटल 4 होंगे, 4 रोज होंगे। इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। कुछ ऐसा आप करोगे, P Q पहला, तो ये आगे और क्या लेंगे वो देख लेते पहले।
आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हो, ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, ये तो समझ में लगा। दो ट्रू होता है, दो फॉल्स होता है, टोटल 4 था, तो दो ट्रू दो फॉल्स। यहां पे देखिए फिर क्यू में क्या करूंगा मैं, इसका जस्ट हाफ, 2 का हाफ कितना 1, एक ट्रू लिया एक फॉल्स लिया, एक ट्रू लिया एक फॉल्स लिया। आप इसी सीक्वेंस में लेंगे हमेशा, ये आप यही कोशिश करो कि इसी सीक्वेंस में मैं जिस तरह से बता रहा हूं ऐसा ही आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो अपनी तरह से दिमाग लगाने बैठ जाएगा, एक ट्रू लेंगे एक फॉल्स लेंगे, फिर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाने वाला है। तो आप जो मैं बता रहा हूं इसी पैटर्न को फॉलो करिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये तो पहले मैं पी और क्यू के बारे में बात करी। अब मैं यहाँ पे बोला कि ये इक्विवेलेंट है इसके, और ये वाला पार्ट का भी मीनिंग सेम है। तो मैं यहाँ पे देखता हूं इसमें आपको क्या क्या यूज हो रहा है। पी और क्यू तो मैंने पहले लिख लिया, आप यहाँ पे देखेंगे तो नेगेशन पी यूज हो रहा है, नेगेशन क्यू यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं नेगेशन पी के बारे में बात कर लूं, नेगेशन क्यू के बारे में बात कर लूं, ठीक है, ये भी हो गया सर। इसके बाद यहां पे देखिए ये वाला पार्ट में कंप्लीट, यहां पे इसके बारे में भी ले लेता हूं, पी और नेगेशन पी और क्यू आपके पास कुछ ऐसा है। मैं यहां पे साथ में पी कंडीशनल क्यू का भी बात कर लेता हूं, पी कंडीशनल क्यू क्या होने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो क्यू कंडीशनल पी का भी ले सकते हैं, यदि आपके पास स्पेस है तो आप एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लीजिएगा कि हमारे पास पी कंडीशनल क्यू क्या है और क्यू कंडीशनल पी क्या है, ठीक है। ये तो मैं बता ही रहा हूं, क्यू कंडीशनल पी भी आप लिख सकते चाहे तो, ठीक है। मैं पहले यहां पे बात कर लेता हूं, ये वाला पार्ट। इसमें देखते हैं कि आपके पास यहां पे क्या है, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, ठीक है, कुछ ऐसा। या मेरे पास स्पेस बच गया तो मैं यहां पे चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बट चलो आपको सिखाने के लिए मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रूथ टेबल है। आप बोलेंगे इतना सारा क्यों लिखा, मैं आपको बस ये दिखाने वाला हूं कि ये वाला पार्ट हमारा किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है या नहीं, ये सही बात है या गलत बात है, ठीक है। या ये वाला पार्ट हमारा इसके इक्विवेलेंट है या नहीं, ये आपको यहां पे प्रूफ हो जाएगा। और साथ में आप यहां पे, मेरा जो सबसे मेन मोटिव था कंडीशनल स्टेटमेंट को समझना, पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। देखिएगा बच्चों, पी कंडीशनल क्यू हमें ये वाला पहले समझना है। हम तो अभी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे, इक्विवेलेंट तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इक्विवेलेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसके बारे में समझेंगे कि यहां पे हमारा कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पे यदि दोनों ट्रू आपके पास, चलो पहले मैं नेगेशन पी बात कर लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब पी का नेगेशन का मतलब क्या है, यहां पे जो पी का जो रिजल्ट है उसका जस्ट उल्टा, ट्रू है तो यहां पे फॉल्स, यहां पे ट्रू है तो यहां पे फॉल्स, यहां पे फॉल्स है तो यहां पे ट्रू, यहां पे फॉल्स है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहां पे बताइए, ये क्यू के रिजल्ट का उल्टा कर देगा, तो क्यू का रिजल्ट क्या था, यहां पे आपके पास फॉल्स से स्टार्ट, ट्रू से स्टार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं क्या, ये तो आपने पहले से पढ़ रखा है और का कंसेप्ट, तो कोई बात नहीं। यहां पे आप देखिए कि ये आपके पास क्या था, नेगेशन पी था, एंड ये आपके पास क्या है, क्यू है। इस दोनों में मुझे और लेना है, और का कंसेप्ट क्या है, और का कंसेप्ट आप ये जानते हैं, ये जो सिंबल है और का सिंबल है, और का कंसेप्ट ये है कि दोनों में से कम एक भी ट्रू होता है तो ट्रू माना जाता है। याद है आपको, पिछले क्लास में मैं बताया था कि आपको यहां पे कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों में कम से कम एक ट्रू हो जाए तो हमारा ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो देखते हैं बच्चों, यहां पे देखिएगा, ये आपके पास क्या है, पी, नेगेशन पी, और ये आपके पास क्या था, क्यू था, ठीक है। नेगेशन पी और क्यू के बारे में बात करना, नेगेशन पी और क्यू के बारे में बात करना, दोनों में से एक ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा क्या, बिल्कुल होगा सर। यहां पे देखिए दोनों फॉल्स है, क्या होंगे, फॉल्स होंगे, हाँ होंगे। दोनों ट्रू है तब क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पे एक ट्रू एक फॉल्स है तो क्या होगा, आपके पास ट्रू होगा। तो कुछ इस तरह का ये जो हमारे पास बना है यहां पे, इसको मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूं क्योंकि आगे मैं इसे दिखाने वाला हूं क्या होगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूं, सबसे मेरा जो मेन पार्ट था, मैं पहले कंडीशनल समझ लूं, ये सब तो मुझे आता था, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैं यहां पे बात करने वाला हूं। अब जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है वो समझिए। कंडीशनल स्टेटमेंट, पी कंडीशनल क्यू या पी इंप्लाइज क्यू या इफ पी देन क्यू, आप इसको तीन तरीके से रीड कर सकते हैं। पहला क्या, फर्स्ट में मैं क्या बोला, इफ पी देन क्यू, आप ऐसे बोल दीजिए, या दूसरे आप ऐसे बोल सकते हैं, इफ पी आपके पास मतलब यहां पे
P इंप्लाइज Q, आप इस तरह से भी रीड कर सकते थे, या आप यहां पे बोल सकते थे P कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ Q बोल सकते थे। ठीक है, इस तरह से रीड करा जाए। इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे मेन बात यहां पे इसका मीनिंग समझना है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग यहां पे आपको मैं पहले बताया था, तो ये जो आपके पास हाइपोथेसिस होता है और ये कंक्लूजन होता है। मैं आपके पास दो स्टेटमेंट दिया था P और Q, पहला हाइपोथेसिस और दूसरा क्या कंक्लूजन। मैं क्या बोला था, दूसरा वाला पार्ट ही आपके रिजल्ट को डिसाइड करने वाला है, Q ही आपके रिजल्ट को डिसाइड करने वाला है। तो यहां पे देखिए, ये आपके पास P और ये Q, यहां पे देखो दोनों ट्रू है, तो सेकेंड वाला क्या था, ट्रू था, तो क्या ये ट्रू माना जाएगा क्या, बिल्कुल ट्रू माना जाएगा। यहां पे देखिए ये ट्रू और ये फॉल्स है, मैं क्या बोला, सेकेंड वाला ही आपको रिजल्ट बताने वाला है। फर्स्ट में तो ट्रू था, कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंड वाला तो फॉल्स हो गया सर, तो फॉल्स हो गया तो क्या फॉल्स होगा क्या, बिल्कुल यही बात तो आपको समझना है, बस यही सबसे मेन बात थी कि सेकेंड वाला जो पार्ट है Q, यही हमारा रिजल्ट को डिसाइड करता है यहाँ पे। तो ये आपके पास फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, आपके पास फर्स्ट में फॉल्स है, सेकंड में ट्रू है, आप बोलेंगे सेकंड वाला रिजल्ट डिसाइड करता है, तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए क्या, बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, आप सही समझ रहे हैं, ये ट्रू होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे बोलते हैं कि फर्स्ट में सर फॉल्स है, सेकंड में भी फॉल्स है, तो क्या फॉल्स हो जाएगा। आपने तो अभी बोला कि सेकंड वाला रिजल्ट ही डिसाइड करता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस की जैसा लेंगे, यदि दोनों फॉल्स होता है उस केस में भी हम इसको ट्रू लेते हैं, और मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं यहाँ पे। बस ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जब दोनों ट्रू होता है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ट्रू होता है तो क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, दोनों यदि आपके पास ट्रू होता है तो ट्रू होता है, दोनों यदि फॉल्स होता है तब भी ट्रू होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड फॉल्स कहां पे होता है, ये वाला, इसको भी मैं स्टार कर रहा हूं, आपको यहाँ पे फॉल्स होता है, ये बातों पे आपको गौर करना है, ध्यान देना है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, देखो क्या होता है कि आपके पास दो कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट है P और Q। यदि हम कंडीशनल वाइज बात करें तो मैं बात करूंगा कि Q जो होगा वही हमारा रिजल्ट होगा, पहला ये ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ट्रू था तो ट्रू लिया, यहाँ पे फॉल्स था तो फॉल्स लिया, यहाँ पे ट्रू है तो ट्रू लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर आके यहाँ पे फंस जाती है कि यदि दोनों फॉल्स होगा तो हम लोग क्या फॉल्स लेंगे क्या, नहीं, यही तो स्टार मार्क है यहाँ पे कि ये ट्रू हो जाता है। जब दोनों फॉल्स होता है तो ये ट्रू हो जाता है। क्या आप लोगों को समझ में लगा, यहां तक आप समझ पाए। यदि आप ये समझ पाए तो मुझे अब इसके बारे में बता दीजिए। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अब Q कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ P, ये बाद में देख लेंगे, पहले मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं आपसे। Q कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ आपके पास P, तो यहां बताइए बच्चों, ये था आपके पास ट्रू, ये है ट्रू, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए Q आपके पास क्या था, फॉल्स, ये क्या है, ट्रू, तो फॉल्स और ये ट्रू, तो रिजल्ट तो इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ भी ट्रू लिखेंगे। ठीक है, ये भी ट्रू है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रू ये फॉल्स, तो हम इसके बेसिस पे रिजल्ट डिसाइड करेंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉल्स लिखोगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये फॉल्स ये भी फॉल्स, तो अभी अभी बताया आपको बच्चों कि यदि दोनों फॉल्स होता है तो हम क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में लग रही होगी। नहीं आप यहां पे समझ रहे, एक बार आप रफ पेज पे आप खुद से P लिखिए, Q लिखिए और 2 बार लिखने की कोशिश करिए इस चीजों को, अपने चीज को देख के नहीं, आप खुद से 2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में लग जाएगा। मैं क्या बोला, सेकंड वाला रिजल्ट डिसाइड करता है, सेकंड वाला रिजल्ट डिसाइड करता है, यदि ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। बट एक एक्सेप्शनल केस है, जब दोनों फॉल्स होता है तो उस केस में भी ट्रू माना जाता है, रिजल्ट फॉल्स नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब हम यदि यहां तक समझ में आ गया तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहां पे बात कर लेते हैं, ये क्या होने वाला है सर, ये क्या होने वाला, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं, आप लोग बताएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे इस टेबल को। यहां पे फर्स्ट में क्या था कि नेगेशन Q, यहां पे क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, यहां पे क्या है, नेगेशन P है। तो देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, नेगेशन Q, आपके पास नेगेशन Q कहां पे है, यहां पे है ये वाला पार्ट, और नेगेशन P कहां पे है, यहां पे। इस दोनों में मैं आपके पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहां देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, आपको यहां से यहां जाना है, इधर इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, आप मुझे यहां पे बताइए, ये फॉल्स, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा बच्चों, बताइए, दोनों फॉल्स होने से, अभी बताया था दोनों फॉल्स होने से सर ट्रू लिया जाता है, तो यहां पे आप ट्रू लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, यहां पे देखिए ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स, सेकंड वाला क्या था, फॉल्स था, सेकंड वाला ही रिजल्ट डिसाइड करता है, तो ये क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए थर्ड में आपके पास ये फॉल्स ये ट्रू, मैं क्या बोला सेकंड वाला रिजल्ट डिसाइड करता है, सेकंड वाला क्या था ट्रू था, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ट्रू ये ट्रू, यहां से ये ट्रू ये ट्रू, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रू होने से ट्रू हो जाएंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में लगा, नहीं तो एक बार फिर से देखिए, मैं यहां से यहां तक बात कर रहा हूं, यहां से इधर, यहां से इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं मैं, ये क्या था दोनों फॉल्स, तो क्या हो गया ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स होने से ट्रू होता है। यहां पे देखिए एक ट्रू एक फॉल्स, तो आप क्या बोलेंगे सेकंड वाला फॉल्स था इसलिए फॉल्स हो गया। यहां पे देखिए कि ये फॉल्स ये ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है तो ट्रू हो गया। यहां पे देखिए ये ट्रू तो ये भी ट्रू हो गया। आई होप आपको समझ में लगा होगा। अब देखो, अब यहां पे सबसे मेन बात कि मैंने जो बोला था ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है इसके, और ये दोनों सेम मीनिंग रखता है। इसका मतलब अब यहां पे आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले ये वाला जो मैं आपको यहां पे सर्कल करके दिखाया था, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, आपको क्या दोनों सेम दिखा, देखो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल सेम दिखा। मैं क्या बोला, एक ये कॉलम और एक ये वाला कॉलम बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं हो। यदि कोई दो कॉलम सेम अपीयरेंस को दिखाता है तो इसका मतलब क्या कि ये और ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यहां पे वही बात बोला, लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये और ये क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो यही में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कोई एक स्टेटमेंट दे देगा कंपाउंड स्टेटमेंट, आगे चार ऑप्शन देगा और यहाँ पे बोल देगा कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, ये किसके इक्विवेलेंट है। बहुत बार यही में क्वेश्चन पूछा बच्चों, तो यहाँ पे समझिएगा चीजों को कि हमें कभी मान लीजिए कंडीशनल के बारे में पूछ रहा है, चार ऑप्शन दे दिया आगे और उस ऑप्शन में एक ऑप्शन ये था, तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। एंड एक और बात, अभी मैं एक और बात बोला कि ये जो हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है। यहां पे बच्चों देखो कि ये वाला हमारे पास कौन सा था, ये आप यहां पे देखिए ये वाला ट्रूथ टेबल, यहां पे क्या है फॉल्स, आपके पास फर्स्ट में ट्रू था, फॉल्स था, ट्रू था, ट्रू था। अब ये और ये तीनों देखो एक बार ध्यान से, सर आप ये तीनों दिखा रहे, ये तीनों तो सेम था, ये भी और ये भी, ये तो तीनों तो सेम था। हाँ यही तो मैं बोलने वाला हूं यहाँ पे कि ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट होता है, ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट होता है। क्या मैं इसको इस तीनों को इक्विवेलेंट बोल दूंगा क्या, हाँ बिल्कुल। ये तीनों की तीनों इक्विवेलेंट है बच्चों। ये इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हैं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है क्या, ट्रूथ टेबल में जो हमारा एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये तीनों के तीनों सेम अपीयरेंस दिखाता हो। यहाँ पे देखिए सेम अपीयरेंस का मीनिंग मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, ठीक है, ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, ठीक है, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, बिल्कुल ठीक तो है। तो इसी को बोलते हैं हम लॉजिकली इक्विवेलेंट। आपके पास स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो आप इसको एक बार कंप्लीट करिए टेबल को, आप एक बार इसको रफ में खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कंडीशनल में बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है। मैं बताया कंडीशनल में क्या काम करना होता है कि सेकंड वाले स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो ट्रू मानते हैं, फॉल्स है तो फॉल्स मानते हैं। एक एक्सेप्शनल है, यदि दोनों ट्रू फॉल्स होता है, दोनों फॉल्स होता है तो उस केस में ट्रू माना जाता है। बच्चों समझ में लगा? चलिए सबसे पहले आप यहां तक नोट करिए। ओके, यहां पे देखिए कि मैं आपको कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। ये कुछ एग्जांपल से आप और बेहतर वे में समझ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को। यहां पे देखिए क्या आपको कैसा लिखा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, यदि लैंग्वेज के फॉर्मेट में दे तो कैसा होता है, आपको यदि सिंबल्स के फॉर्मेट में दे तो आप समझते हैं पी कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ क्यू ऐसा लिखते हो, और आपको मैं बोला कि ये डबल एरो के साथ भी दिखा सकते हैं कुछ ऐसा, या आप इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है पी इंप्लाइज क्यू ऐसा भी लिखा जाता है, या इसको आप ऐसे भी लिखते इफ पी देन क्यू। इतने सारे तरीके हैं लिखने के। क्या पी इंप्लाइज क्यू, या आपके पास ये सिंबल लो ये सिंबल लो, एक ही बात है, पी इंप्लाइज क्यू या इफ पी देन क्यू, इस तरह से भी आप लिखते हैं चीजों को। लेकिन इसको यदि लैंग्वेज के फॉर्मेट में दे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि कुछ मैं आपके सामने रैंडम एग्जांपल्स रखा, इफ x इक्वल टू 4, आपको यहां पे देखिए इफ x इक्वल टू 4, तो ये आपके पास पहला स्टेटमेंट है पी मान लो, देन
देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक, ये एक एग्जांपल हो सकता है कंडीशनल स्टेटमेंट का, कोई दिक्कत नहीं। अगले देखिए इफ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी क्या बोल रहा है यहाँ पे, पैरेललोग्राम है, देन एबी इक्वल टू सीडी। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मुझे राइट है रॉन्ग है इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है या नहीं, बस इस बातों को देखना। तो आपके पास ये है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, मुंबई इज इन इंग्लैंड। ठीक है, आपको ये सुन के ही हंसी लग रही होगी कि मतलब मुंबई इंग्लैंड में कहाँ है। तो यहाँ पे फिर से आगे भी तो देखिए 2 + 2 = 5। आप तो फिर यहाँ पे ये बोलेंगे सर 2 + 2 आप 5 पढ़ा है। अरे मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे ये रॉन्ग है या राइट है, इससे मतलब नहीं था आपको। ठीक है, एक स्टेटमेंट है ना, फॉल्स भी तो हो सकता है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है। ये नहीं होगा तो ये भी कहां से हो रही है यहाँ पे। तो आपके पास एग्जाम्पल क्या था, इफ मुंबई इज इन इंग्लैंड देन 2 + 2 = कितना, 5 बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत है तो होने दीजिए, लेकिन स्टेटमेंट तो है, बिल्कुल ठीक है। इफ शिक्षा वर्क्स हार्ड, ठीक है, कोई है यहाँ पे हार्ड वर्क कर रही है, तो बोलता है कि देन इट विल रेन टुडे, देन इट विल रेन टुडे, मतलब ठीक होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। तो ये जो आपके पास इस तरह का लैंग्वेजेस रखा जाएगा, ये किसका लैंग्वेज है, कौन सा स्टेटमेंट का लैंग्वेज है, तो आप यही बोलोगे कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट का लैंग्वेजेस है। ओके, तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, मैं आगे आपको बाय कंडीशनल के बारे में अभी बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नंबर 2 में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बाय कंडीशनल कनेक्टिव्स के बारे में। बाय कंडीशनल कनेक्टिव्स क्या होता है, सबसे पहले आप इसको कैसे रीड कैसे करते हैं वो देखिए। इफ एंड ओनली इफ से क्या बोलते हैं इसको, इफ एंड ओनली इफ, इस पर ध्यान दीजिएगा। इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, या और इसको आप डायरेक्टली बोल सकते थे सिंपली इफ, IFF का भी मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। ये तो आपने बहुत वर्ड यूज करा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है अभी आपको यहां पे समझाता हूं। या इसको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहली बात तो ऐसा कि आपके पास P बाय कंडीशनल Q, क्या बोलते हैं इसको, P बाय कंडीशनल Q पढ़ाया जाता है। आप बोलेंगे यहाँ पे एक सिंगल एरो वाला पार्ट है, डबल एरो वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आपको दिखाया हूं मैं, सिंगल एरो बोलिए या डबल एरो से दिखाइए, दोनों में से कोई अलग बात नहीं, एक ही बात है। कहीं पे इस तरह का सिंबल ले लिया जाता है, कहीं इस तरह का सिंबल ले लिया जाता है, जी में ऐसा भी आया है, इस तरह का भी बात आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों अलग अलग नहीं, सेम ही बात था। ठीक है, आगे और इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसको आप यदि बोलेंगे लैंग्वेज में कैसे बात करूंगा, तो ये जो सिंबल्स है इसको इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय। ठीक है, इसको रीड करते हैं ऐसे, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय। ठीक है बच्चों, पहले ये तो मैं आपको इसका मीनिंग अभी बताऊंगा, तो इसको कैसे रीड कराया जाता है इसके बारे में आपको मैं पहले बताया कि इसको क्या बोलते हैं, P बाय कंडीशनल Q। आप डायरेक्टली बोलिए P बाय कंडीशनल Q, या आपके पास P इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय Q भी बोल सकते थे। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इफ P एंड Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स। आपके पास दो स्टेटमेंट है, P और Q दो स्टेटमेंट्स है। यहाँ पे P आपके पास एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट आपके पास Q है, आर एनी टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट, आपके पास इसके बाद दो स्टेटमेंट है आपके पास P और Q, तो कंपाउंड स्टेटमेंट, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे देखिएगा बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, P इफ एंड ओनली इफ Q। मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं, ये बात को हाईलाइट कर रहा हूं। यहां पे क्या है कि P इफ एंड ओनली इफ Q, मतलब इफ एंड ओनली इफ का आप या तो ऐसे डायरेक्टली सिंबल लिख दीजिए, या नहीं तो आप इसको लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये इसका मीनिंग क्या होता, इफ एंड ओनली इफ, या P बाय कंडीशनल ऑफ Q। P इसके बदले में आप बाय कंडीशनल ऑफ Q भी डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो बाय कंडीशनल को आप कैसे लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ से बात करते हैं, या ये जो सिंबल्स होता है इसको ऐसे भी बोला जाता है, इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाय। पहले सिंबल्स में कंफ्यूजन नहीं, ये तो क्लियर हुआ। मीनिंग क्या होता है वो बात करते हैं अपन पहले। तो ये लिखा कैसे जाता है और इसको हम कैसे रीड कैसे करते हैं, ये बातों पे आपको मैं पहले फोकस करवाया। और यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट था, एक P था और एक Q था। ठीक है, एक P स्टेटमेंट है और एक Q स्टेटमेंट। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट है। ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। आपको मैं पहले से बता रखा हूं कि लेसन 1 में, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, आप यदि अभी तक भी नहीं देखा है तो जाके देखिए उसको। आप पूरा मतलब आपको एक एक करके वहां पे वीडियो मिल जाएंगे थ्रू आउट, एकदम जीरो लेवल से कंसेप्ट आपको समझ में लगेगा। और यदि अभी तक आप नोट्स नहीं कंप्लीट करा तो नोट्स भी जाके बनाइए। और उसके बाद आप यदि पार्ट 5 देखते हैं तो आपको टू द पॉइंट बहुत अच्छे से
मतलब क्लियर हो जाएगा और कहीं भी कोई कंफ्यूजन आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि दो सिंपल स्टेटमेंट आपके पास, मान लीजिए एक पी है, आपके पास एक क्यू है। दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम क्या करता है? एक लॉजिकल कनेक्टिव्स करता है। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स का नाम क्या होता है? ये बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल। ठीक है, बाय कंडीशनल, या इसी को आप बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, या सिंपली इफ बी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पी और क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट था, इसको कनेक्ट कैसे करा? P if and only if Q, इस तरह से कनेक्ट करा। तो क्या ये जो हमारे पास स्टेटमेंट बना, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे इज कॉल्ड आपके पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, या हम इसको डबल इंप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए ना, बोथ साइड से, जैसे हम लोग रिएक्शन में बात करते हैं, केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस पढ़ते हैं कि आपके पास लेफ्ट से राइट में बात कर रहे होते हैं, तो मतलब आपके पास ये वन साइडेड रिएक्शंस हो गया, या राइट वाले से लेफ्ट साइड आ रहा होता तो आपके पास ये वन साइडेड रिएक्शन हो गया। लेकिन यदि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी आ जाए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, मतलब दोनों साइड से। यदि मैं मान लीजिए इधर से दो कंपाउंड मिक्स करके एक इधर बना रहा हूं, तो यहां से भी आप यहां पे आ सकते हैं। यदि इस तरह का बातें करेक्ट होता है तो हम ये बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? रिवर्सिबल पार्ट है। रिवर्सिबल का मतलब यहां से ये करेक्ट है तो यहां से ये भी करेक्ट होना चाहिए। ये सिंबल का यही मीनिंग होता है। क्या मैं बोला? यदि आपके पास P से Q करेक्ट है तो Q से P भी करेक्ट होना चाहिए। ये दोनों बातों को एक साथ लेना होता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो चलिए, आपको सिंबल तो मैं बता दिया इस तरह का होता है, आप ऐसे भी बोल सकते थे। अब ये जो पार्ट है, ये जो बाय कंडीशनल जो पार्ट है, ये एक्चुअली दो कंपाउंड स्टेटमेंट को मिक्स होके बना है। दो कंपाउंड स्टेटमेंट को मिक्स होके बना। आप बोलेंगे दो कंपाउंड, ये तो ऑलरेडी एक कंपाउंड स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट तो है, बट इसमें भी इसका दो और छोटा छोटा कंपाउंड स्टेटमेंट है, जिसको मैं फर्स्ट में बोलता हूं P कंडीशनल Q। फर्स्ट में मैं क्या बोला? P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P। ये भी एक आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। यहां पे एंड वर्ड आया, फिर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो हमारे पास बाय कंडीशनल है, ये बाय कंडीशनल दो कंपाउंड स्टेटमेंट का मिक्स फॉर्मेट है, मिक्स फॉर्मेट है। मैं यहां बोला P से Q करेक्ट है एंड Q से P भी करेक्ट होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। यदि दोनों एक साथ यदि सेटिस्फाई है, तभी हम बोलते हैं कि आपके पास P बाय कंडीशनल ऑफ Q एक स्टेटमेंट हमारा है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, इस बात पे आपको अभी और मैं ट्रूथ टेबल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो पहले आप यहां तक जो भी मैं आपको मीनिंग बताया हूं, ये आपको समझ में लगा होगा। और इसके कुछ फैक्ट्स भी है, तो ये हमारे पास जो P बाय कंडीशनल Q वाला पार्ट, इसके कुछ फैक्ट्स है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है कि P if and only if Q, P if and only if Q, ऐसा बात बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप बोल सकते थे Q if and only if P, ये भी ठीक बात है। आपके पास जैसे आप P अब बाय कंडीशनल ऑफ Q लिखा हो, तो Q बाय कंडीशनल ऑफ P भी बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही आपके पास फर्स्ट और सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है कि P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर Q। सही है, P इज यहाँ पे आपको नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों होना चाहिए। जबकि हम कंडीशनल में बात करते थे, एक बार हम नेसेसरी की बात करते थे और एक बार सफिशिएंट वाइज बात करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर Q। आप उल्टा भी बोल सकते हो क्या? बिल्कुल, Q इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर P। यदि यहां से ये करेक्ट है, यहां से ये भी करेक्ट है, ये दोनों एक साथ मतलब सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यही बात यहां पे लिखा गया। तो आप पहले इसको एक बार नोट करिए और मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बता रहा हूं। यदि मैं ट्रूथ टेबल लिखूंगा यहाँ पे कि दो आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट को मिक्स किया एंड के साथ, तब ये कैसे बना, इसका मतलब ये होता है क्या, ये सब मैं अभी आपको ट्रूथ टेबल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले आप इसको नोट करिए। यहां पे देखिए बच्चों कि P बाय कंडीशनल ऑफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, आपके पास क्या है कि P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P के बारे में बात करते हैं अपन। यहां पे मैं अभी बताया था कि आपके पास दो कंपाउंड स्टेटमेंट, ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। दो कंपाउंड स्टेटमेंट को अगेन यहाँ पे मिक्स करने का काम करा गया है। ये मिक्स करने से हमारा एक यहाँ पे बाय कंडीशनल बनता है। तो आप यहाँ पे मिक्स करने का काम यहाँ पे देखिए एक लॉजिकल कनेक्टिव्स कर रहा है, जो कनेक्टिव्स का नाम क्या है? एंड वाला एंड है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट, इसको एंड ने कनेक्ट कर दिया है। तो हम ये बोल सकते थे कि दो मिक्स मतलब दो आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट को मिक्स करने से एक कंडीशनल
आपके पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बनती है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है इस पार्ट के। तो ये तो हम अभी समझ लेते हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे हम लोग ट्रूथ टेबल में दिखाते हैं, और उसके साथ साथ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये भी अभी आपको ट्रूथ टेबल में समझने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं। आपके पास दो स्टेटमेंट है P और Q, दो स्टेटमेंट P और Q, तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? आप बोलेंगे 2 के बाद 2 4 होगा, ठीक है 4 होगा, तो मैं लिखता हूं पहले आपके पास P Q कुछ इस तरह का। आप बताइए मुझे यहां पे क्या लिखूंगा मैं? ट्रू ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पे मैं यहां पे क्या लिखूंगा बताओ? 2 का जस्ट हाफ कितना 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। कोई दिक्कत बच्चों? ये तो आपको लिखने आ गया होगा, अभी तक में इतना प्रैक्टिस तो आपने कर लिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले इसी को डिफाइन कर लेता हूं, ये पार्ट आपके पास P बाय कंडीशनल ऑफ Q, पहले इसी को डिफाइन कर लेते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है आप समझिए, उधर इक्विवेलेंट है नहीं है अभी बाद में बात करेंगे, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं। यहां पे आपका ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए क्या बात बोला गया है कि यदि हमारे पास P और ये Q है, तो P बाय कंडीशनल ऑफ Q का मतलब क्या होता है? P बाय कंडीशनल ऑफ Q का मतलब क्या होता है? यदि आपके पास दोनों ट्रू है तो ट्रू माना जाता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू माना जाता है, और यदि दोनों फॉल्स है तो ट्रू माना जाता है, ठीक है। ये कैसा बात हो गया? ठीक है, ये लॉजिकल कनेक्टिव के थ्रू ऐसा कनेक्शन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा इस पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का कंसेप्ट है, आप रूल है, आप उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। यहाँ कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। यहाँ से आपको मतलब एक क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत इजी वाले, बस ये स्टेटमेंट को थ्रू आउट एक बार रीड कर लेंगे, अच्छे से एक बार समझ लेंगे, बस इतना ही है। इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इतना कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये चैप्टर्स में उतना मास्टरी करने की भी जरूरत नहीं है, थ्रू आउट एक बार पढ़ लीजिए, बस हो गया। आपको एक क्वेश्चन करेक्ट करना है ये मान के चलिए, बस वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा जो मैं बता रहा हूं। और मेरा आपने स्टार्टिंग से अभी तक वाला वीडियो यदि देखा है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको और रीजनिंग में कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो डायरेक्टली सिंबल्स वाले क्वेश्चन हो, कहीं से कोई क्वेश्चन गलत होने की कोई चांस ही नहीं है। जेईई मेंस इससे ज्यादा कुछ बात कर ही नहीं सकता। मैं ओवरऑल फुल सिलेबस को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोला कि यदि दोनों ट्रू है तो ट्रू होते हैं, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आपके पास तब भी ट्रू होता है। बस ये दोनों बातें ध्यान देने वाली बात है। आप इसको ऐसे बोल सकते थे, इसका मतलब यदि दोनों सेम अपीयरेंस होता है तो ट्रू माना जाता है सर, क्या? बिल्कुल यही बात आप पकड़ लीजिए। कैसे भी आपको दिमाग में बैठना चाहिए चीजें, क्या कि दोनों पे सेम अपीयरेंस होने से ट्रू होता है। यदि आपके पास एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू होने से फॉल्स हो जाता है, यदि आप ऐसे ही याद रख लेते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोला कि दोनों ट्रू होने से ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होने से भी ट्रू होता है, ये बातों पर ध्यान दीजिएगा। और एक ट्रू एक फॉल्स होने से फॉल्स हो जाता है, बस इतना ही बात याद रखना है। आप यहाँ पे साइड में मेंशन कर सकते थे कि जब दोनों पे सेम अपीयरेंस होता है, यहाँ पे सेम अपीयरेंस का मतलब दोनों पे ट्रू होता है या दोनों पे फॉल्स होता है, तो उस केस में ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। इस स्टेटमेंट को आप अपने लैंग्वेज में कहीं मेंशन कर लीजिए, ठीक है। हर चीज लिखाने की जरूरत नहीं होती, आप कुछ खुद से भी कनेक्ट करके लिख सकते हैं, आपको जिस तरह से समझ में आता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया सर कि मतलब यहाँ पे ट्रू हुआ, यहाँ ट्रू हुआ, ठीक है। मतलब मैं ये ऐसे याद रख लिया कि जब दोनों आपका सेम होता है तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है, ठीक है। ये दोनों जगह फॉल्स हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट है इस पार्ट के, इसका भी मैं ट्रू टेबल कंप्लीट करता हूं। तो मुझे बताइए बच्चों कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं P कंडीशनल Q पे। P कंडीशनल, ये बाय कंडीशनल नहीं, कंडीशनल है आपके पास। ये आपके पास रिवर्सिबल नहीं, वन डायरेक्शन में एरो है, वन डायरेक्शन वाले एरो को कंडीशनल और बोथ साइड वाले एरो को अब बाय कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है। बाय का मीनिंग ही ट्रू होता है, तो आपके पास दोनों साइड एरो होना चाहिए, बस नाम से भी क्लियर हो जाएगा आपको। और यहां पे भी मैं बात कर लेता हूं Q कंडीशनल ऑफ आपके पास P, फिर मैं यहां पे और के साथ इसको कनेक्ट करूंगा, P कंडीशनल Q एंड आपके पास क्या है, Q कंडीशनल P, ठीक है। ये आप टेबल कंप्लीट करिए। मुझे बताइए बच्चों, अभी आपको बताया था कंडीशनल में क्या करते हैं। कंडीशनल में बात करते हैं, ये Q ही आपका कंक्लूजन देने वाला होता है। Q जो होता है वही होता है, लेकिन एक एक्सेप्शंस भी होती है। क्या एक्सेप्शंस होती है? जब दोनों फॉल्स होता है उस केस में भी ट्रू माना जाता है, यही था ना,
यही था ना, आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं यदि आपको डाउट आ रही है तो। यही बात मैंने बताया था वहां पे। ओके, अब देखिए आगे कि यहाँ पे मैं बात किया कि यदि दोनों ट्रू है तो ट्रू माना जाएगा, सही है। आपके पास ये ट्रू ये फॉल्स है तो ये फॉल्स माना जाएगा, ये फॉल्स ये ट्रू है तो ट्रू माना जाएगा। दोनों फॉल्स होने पे आपके पास क्या ट्रू माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, क्या बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां पे बात कर लेते हैं क्यू कंडीशनल ऑफ पी, उल्टा क्यू कंडीशनल ऑफ, इधर से इधर देखिएगा, आप इस डायरेक्शन में देखिएगा। क्यू कंडीशनल ऑफ पी क्या करेंगे, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। यहां पे देखिए फॉल्स ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों कि सेकंड वाला ट्रू था इसलिए। आपका यहां पे आपके पास क्या है, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहां पे फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना, ठीक है, यहां तक समझ में लगा। अब देखिए कि आपके पास ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है, दोनों को कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है यहाँ पे एंड। और एंड का कंसेप्ट क्या है बच्चों, बताइए मुझे। एंड का कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एंड का मतलब ये होता है कि यदि दोनों ट्रू होता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होता है। मतलब एंड का मतलब जस्ट लाइक आप ये बोल सकते थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जब दोनों स्विच कनेक्ट होती है तभी बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। आप इससे भी लिंक कर सकते हैं चीजों को, दोनों स्विचेज कनेक्ट होंगे तभी बल्ब जलेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा। या जो भी इक्विपमेंट्स की बात है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात है, वो कर सकते थे आप यहाँ पे। लेकिन और में क्या था बच्चों, और ये भी बता दीजिए मुझे, और में था यदि दोनों में से एक भी स्विच ऑन है तो हमारा मतलब काम हो जाता है, जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं आप फिजिक्स के लैंग्वेज में। यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी उसी कंसेप्ट का यूज करा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मैं तो एंड के बारे में पूछने वाला तो आपसे, एंड मतलब यदि दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू आपके पास ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला हमारा कॉलम और ये वाला कॉलम, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए ये ट्रू ये ट्रू, ये फॉल्स, यहाँ पे ये फॉल्स ये फॉल्स, ये ट्रू। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, जब भी कोई दो कॉलम सेम अपीयरेंस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल, आपके पास इक्विवेलेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो ही यहाँ पे बात बोला ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। यहाँ पे आपका प्रूफ भी तो इसी बात की कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये और ये आपके पास यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको, ये आपके पास इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है आपके पास स्टेटमेंट है। ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट और ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट, दोनों कैसा है, सेम मीनिंग को दे रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको एक बार नोट करिए। यदि इसको आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं खुद से तो इसमें और कुछ बचेगा ही नहीं, आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात होती है कि हमारा बाई कंडीशनल में क्या, दोनों पे सेम अपीयरेंस, बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों पे सेम अपीयरेंस हो तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। बस इतना ही बात याद रखना था। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया है। चलिए पहले बच्चों नोट कर लीजिए इसको। बच्चों देखिए यहाँ पे कि बाय कंडीशनल के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं मैं कि द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को लैंग्वेज के फॉर्मेट में किस तरह से लिखा जाता है। सिंबल्स में तो आपने देख लिया कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखते हैं या डबल एरो के साथ भी दिखाते हो, डबल एरो के साथ भी दिखाते हो। ठीक है, अब इस तरह से कुछ इसको कैसे रीड करा जाता है वो भी अभी आपने समझा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि यदि लैंग्वेज के फॉर्मेट में आपसे पूछा जाए तो क्या बात करेंगे, कैसा होता है लैंग्वेज इसका। तो यहाँ पे देखिए इस लैंग्वेज पे फोकस करिएगा। क्या पता है कभी लैंग्वेज के टर्म्स में आपके पास क्वेश्चंस आ जाए तो ये भी समझने वाली बात है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पे टू द पॉइंट बात करा जा रहा है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्मिंग द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या बोला मैं यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ, कंडीशंस क्या लगा, इफ एंड ओनली इफ। यहां पे देखिएगा इफ एंड ओनली इफ, आगे बोला द सम ऑफ द डिजिट फॉर्मिंग द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। अब बोलेंगे ये तो सही बात है, 3 से डिविजिबिलिटी का तो यही रूल होता है सर कि यदि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या, उस डिजिट्स के सम 3 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक, तो आपके पास यहां से ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहां से ये वाला भी करेक्ट है, मतलब P से Q करेक्ट है तो Q से P भी तो करेक्ट है।
कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। तो आप क्या बोलेंगे बच्चों इसको कि ये बाय कंडीशनल का एग्जांपल है क्या? बिल्कुल है। आप समझिए चीजों को, यदि लेफ्ट से राइट में मैं जा सकता हूं तो राइट से लेफ्ट में भी मुझे आना चाहिए यहाँ पे। अगला मैं बोलता हूं कि 1 इज लेस देन 7, 1 इज लेस देन 7, कोई भी बात यहाँ पे मतलब परफेक्ट है। यहाँ पे ये बोलिए 1 तो 7 से छोटा है, 1 इज लेस देन 7, सही है। इफ एंड ओनली इफ 2 इज लेस देन 8, आपको यहाँ पे बोला है 2 इज लेस देन ऑफ 8, तो सही। आप मान लीजिए इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो ये 2, यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये 7 + 1 8 हो जाएगा। तो ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं, तो यही बात है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के एग्जांपल्स हो गया। अगले देखिए, ये ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ठीक है, ट्रायंगल इक्विलैटरल। इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर, सही है। यदि कोई ट्रायंगल, आप जानते हैं जैसे कि आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल होता है तो इसके ईच एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं, मतलब यहाँ पे ईच एंगल्स इक्वल होता है। तो मैं ये बोलूं कि ये ट्रायंगल्स हमारा इक्विलैटरल है, तो क्या यहाँ पे मैं ये बोल पाऊंगा कि इसके ईच एंगल्स इक्वल होंगे? या आप इसको ऐसे बोलिए, यदि किसी एक ट्रायंगल का ईच एंगल्स इक्वल है और वो मान लीजिए इक्वल्स का मतलब यहाँ पे ये 60 ये 60 ये 60 ही हो सकता है, दूसरा तो कोई चांस ही नहीं है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ये 50 ये 50 ये 50, फिर तो ट्रायंगल ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। तो आपके पास ये 60 ये 60 ये 60 ही होना पड़ेगा, मतलब इक्विएंगुलर होना पड़ेगा। उस केस में हमारा ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यदि हम यहां से बात करते हैं लेफ्ट वाला पार्ट से राइट में जाते हैं तो ये करेक्ट है, या राइट से लेफ्ट में आते हैं तब भी हमारा करेक्ट है। यही तो बाय कंडीशनल का काम है, नाम ही है बाय कंडीशनल, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बाय कंडीशनल। आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में लगा होगा। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करा, इसके बेस्ट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस लैंग्वेज को फोकस करिए और मैं आपके सामने एक यहाँ पे ट्रूथ टेबल पूछने वाला हूं। तो आप लोग बच्चों बताइए कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? देखिए, फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द, आपके पास एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, तो क्या बना पाएंगे इसका ट्रूथ टेबल? बनाइए और देखता हूं मैं आप लोग में से कितना करेक्ट कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट करिए इसका, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको आप पहले कंप्लीट करिए, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करिए और मैं यहां पे फिर से वही बात बोल रहा हूं, यदि आपने पहला वाला लेसन नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, मतलब लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। आपको यहां से इससे पहले ये तो आपके पास टोटल मतलब 5th वाला पार्ट था, पार्ट 5 था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वहां तक नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। जो नए हैं वो आप स्टार्टिंग से जाके देखिए। मैथमेटिकल रीजनिंग जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आप श्योर मान के चलिए, और 4 मार्क्स आप लेके आओगे। कुछ सॉल्व मैथमेटिक्स में होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे, ये मेरा दावा है। और यदि अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बच्चों आपका हो गया क्या इसका ट्रूथ टेबल? बताइए। मैं इसका ट्रूथ टेबल बता रहा हूं, चलिए आप मेरे साथ देखिएगा। यदि आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। तो मैं सबसे पहले आपको P लिखूंगा, यहाँ पे Q लिखूंगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q के बारे में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं अगेन कि आपके पास Q इंप्लाइज P, ठीक है। ये वाला पार्ट भी कनेक्ट कर लिया। यहां पे P बाय कंडीशनल नेगेशन Q, ये भी बात कर लिया। अब मैं फाइनल बात कर रहा हूं P बाय कंडीशनल नेगेशन Q अगेन बाय कंडीशनल Q कंडीशनल P। तो थोड़ा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान से, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस में दो बार बाय कंडीशनल भी आ रहा है, कंडीशनल भी आ रहा है, नेगेशंस भी है, तो थोड़ा ध्यान से आप करिएगा इस चीजों को। और यदि आपका करेक्ट हुआ तो आप मतलब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना आदमी आपने करेक्ट करा है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला हमारा मान लो कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, कैसे लिखते हैं ये तो मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं, अभी तक आपने सीख लिया होगा, उम्मीद है। यहाँ पे यदि आपने नहीं सीखा तो स्टार्टिंग वाले वीडियो देखिए, मैं वही बोल रहा हूं फिर से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड उसके बाद पार्ट 5। अब यदि सीक्वेंस वे में देखेंगे तब आपको बेहतर वे में समझ में लगेगा। तो ये तो चलो हो गया, ये आपके पास कितना ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेगेशन Q मतलब ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, कोई दिक्कत नहीं।
यहां पे मैं बात कर लेता हूं क्यू आपके पास कंडीशनल पी, क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं। मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होता था। यहां पे मैं ये बोलता था कि यही हमारा डिसाइडिंग होता है, ये डिसाइडिंग होता है, यदि ये ट्रू तो ट्रू, ये फॉल्स तो फॉल्स होता है। बट एक एक्सेप्शन भी था कि दोनों फॉल्स होने पे भी ट्रू माना जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहां पे देखिए ये ट्रू तो क्या बोलोगे, ट्रू बोलोगे। ये फॉल्स ये ट्रू तो क्या बोलोगे, ट्रू बोलोगे। ये ट्रू ये फॉल्स तो क्या बोलोगे, फॉल्स बोलोगे। ये फॉल्स तो क्या बोलोगे, ट्रू बोलोगे। बच्चों यहां पे बस फॉल्स हुआ क्योंकि ये सेकंड वाला आपके पास क्या था, फॉल्स था, इसलिए फॉल्स हुआ। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। आई होप आप यहां पे समझे होंगे। आगे बात करते हैं इसके बारे में, P बाय कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ Q। अब देखिए बच्चों यहां पे कि आपके पास क्या बोला मैं, P और नेगेशन Q के बारे में। इसमें क्या है, P नेगेशन ऑफ Q में बाय कंडीशनल लगा हुआ। बाय कंडीशनल में अभी बताया कि यदि सेम अपीयरेंस होता है तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। इस दोनों में देखिए क्या सेम अपीयरेंस है, नहीं, तो क्या बोलोगे, फॉल्स बोलोगे आप। ओके, यहां पे देखिए कैसा है, सेम अपीयरेंस है, हाँ, तो ट्रू होगा। यहां पे देखिए कैसा है, सेम अपीयरेंस है, हाँ, तो ट्रू होगा। यहां पे देखिए सेम अपीयरेंस है, नहीं, तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। बच्चों क्या ये समझ में लगा आपको, यहां से यहां तक बात करना था। P बाय कंडीशनल ऑफ नेगेशन Q के बारे में बात करना था, तो इसको देखिए ध्यान से। यहां पे क्या था, यहां पे देखिए बच्चों, ये आपके पास ट्रू ये फॉल्स, तो दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स होगा। ये दोनों सेम है तो ट्रू होगा। ये दोनों सेम है तो ट्रू होगा। ये दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी जिद कर लिया तो मैं फाइनल अब आता हूं। यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट आपका क्या है, इसमें फाइनल स्टेटमेंट है कि आपके पास ये भी है और ये भी है, और साथ में हमें क्या लगाना था, बाय कंडीशनल। यहां पे देखिए साथ में क्या लगाना था, बाय कंडीशनल लगाना था। तो बच्चों यहां पे देखिएगा ध्यान से कि मैं यहां से यहां पे आ रहा हूं, यहां से यहां पे आ रहा हूं। अब मुझे बाय कंडीशनल में मैं आपको बताया यदि दोनों पे सेम अपीयरेंस होता है तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। यहां पे मुझे बताइए बच्चों, क्या यहां पे सेम अपीयरेंस दिखा आपको, नहीं, तो क्या बोलोगे, फॉल्स बोलोगे। यहां पे देखिए सेम अपीयरेंस दिखा, हाँ दिखा सर, दोनों ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू होगा। यहां पर सेम अपीयरेंस दिखा क्या आपको, नहीं सर, ये फॉल्स और ये ट्रू है। या इधर से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम अपीयरेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहां पे सेम अपीयरेंस है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हमारा फाइनल आंसर यही होगा क्या, हाँ बच्चों यही होगा हमारा फाइनल आंसर। इसमें एक ही ट्रू बन रहा है, बाकी सारे फॉल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया यहां से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यदि थोड़ा सा किसी को दिक्कत है तो मैं वही बात फिर से कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने नहीं देखा अभी तक, जाके उसको देखिए स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, और आप नोट्स बनाइए, एक बार नोट्स बना लीजिए कंप्लीट, और उसके बाद आपको बहुत ही बेहतर वे में समझ में लगेगा। आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अभी तक कंप्लीट वीडियो देखिए, आप नोट्स कंप्लीट करिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है चीजें। चलिए दोस्तों, आज के लेसन में इतना ही। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी यहाँ पे टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ, पार्ट 6 भी हमारा सामने बहुत जल्दी ही आ जाएगा। पार्ट 6 के में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप बोलेंगे क्या थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया क्या, थोड़ा सा और थ्योरी बाकी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे पार्ट 6 में, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। यदि आप उसको मिस कर देंगे तो फिर इतना सारा मेहनत करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो लास्ट वाला जरूर से जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको आज के लिए अलविदा लेना चाहूंगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।